गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये भी चैप्टर कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर आज के एपिसोड में मुझे कुछ ज़्यादा ही बेसिक्स पढ़ाने होंगे जो 11th अपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, या जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं वो जाने बहुत ज़रूरी हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंसंट्रेट रहना और फोकस्ड रहना। ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वॉल्यूम 2, एनालिटिकल सप्लीमेंट। एंड योर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, स्टार्टिंग विथ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। The measurement of any physical quantity requires two things for its expression. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेज़र किया जाता है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड, दूसरा होता है द न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो, इसका मतलब क्या हुआ। द न्यूमेरिकल वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? विच डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी in terms of the chosen unit. For example, when we say that the length of a rod is 14 meter, it means what? It means that the unit of length, that is meter, and the length of the rod is 14 times the magnitude of the meter. The numerical value of a physical quantity is inversely proportional to its unit. बच्चे, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। इसको समझने के लिए फार्मूला काम करेगा। N1 U1 equals N2 U2। सपोज N1 1 है और U1 मीटर है, U2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों आप समझते हो N2 100 हो जाएगा। जैसे ये स्केल तुम्हें पहले से पता होगा, 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। तो जब N1 की वैल्यू 1 है तो U1 की वैल्यू मीटर है, जब N2 की वैल्यू 100 है तो U2 की वैल्यू सेंटीमीटर है। यहाँ बच्चों आपने क्या देखा कि मीटर एक बिगर यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है। आई मीन जब ये 1 है तो ये मीटर है, जब ये 100 है तो ये सेंटीमीटर है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। N1 U1 इक्वल्स N2 U2। इसको और आगे बढ़ा दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल्स N3 U3 इक्वल्स N4 U4। इससे आपने समझने की कोशिश किया होगा कि जब यूनिट का साइज छोटा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है, जब यूनिट का साइज बड़ा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n is inversely proportional to the size of unit u। वही इसका मतलब है बच्चों, the numerical value of a physical quantity is inversely proportional to its unit। वो यहाँ समझाने की मैंने कोशिश किया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज को आप कैसे समझोगे? इफ द यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज in a given system are independent of one another and no one can be changed or related to any other unit, then these quantities are called fundamental quantities and their units are called
फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों इसका ये मतलब हुआ, जैसे मैं आगे समझाता हूँ, बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्टेब्लिश करे गए हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्टेब्लिश करे गए। जैसे एक होता है सीजीएस सिस्टम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम and S for second. Centimeter belongs to physical quantity length and gram belongs to physical quantity mass. Second belongs to physical quantity time. बच्चों ये तीनों इस सिस्टम के लिए फंडामेंटल यूनिट्स हुए और लेंथ, मास और टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो फंडामेंटल क्यों हुआ बच्चों? ऊपर जो डेफिनेशन बताया, फंडामेंटल वो कहलाता है जब सेंटीमीटर को ग्राम और सेकेंड के टर्म में रिप्रेजेंट न किया जा सके। सेंटीमीटर को कभी भी इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, रिलेट नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल हुआ। उसी तरह से बच्चों ग्राम को सेंटीमीटर और सेकेंड में रिलेट नहीं किया जा सकता, ये भी फंडामेंटल हुआ। सिमिलरली बच्चों जो सेकेंड होता है इसको भी सेंटीमीटर और ग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये भी फंडामेंटल हुआ। तो फंडामेंटल कहलाने के लिए बेसिक क्राइटेरिया वही है, किसी भी सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसमें से किसी भी एक यूनिट को बचे हुए अदर यूनिट्स के टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ड्यू टू सेम रीजन, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई मीन लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होगा उसको मास और टाइम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से मास को लेंथ और टाइम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से टाइम को मास और लेंथ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए लेंथ, मास, टाइम ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। प्यारे बच्चों, आपने फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग समझ लिया। तो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे फंडामेंटल सिस्टम हमारे पुराने लोगों ने डिफ़ाइन कर रखे हैं। जैसे ये ब्रिटिश सिस्टम होता है, ये ब्रिटेन में आज भी पॉपुलर है, इवन यूएसए में भी ये चलता है, आज भी चलता है। FPS सिस्टम, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स हुए और ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ। सो फुट, पाउंड एंड सेकेंड, these are fundamental units. Length, mass and time, they are fundamental quantities. Similarly, we have some more system and they are modern. MK system, same for meter, K for kilogram and S for second. Meter belongs to length, kilogram belongs to mass and second belongs to time. These are also fundamental. And most modern and latest is SI units. बच्चों ये सबसे लेटेस्ट है। आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं वो आजकल SI यूनिट्स में लिखी जाती हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। द SI यूनिट्स वाज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इन 1960. SI यूनिट्स इज द एब्रीविएशन ऑफ ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। बच्चों ये फ्रेंच वर्जन है, ये जो मैंने यहाँ पे रीड किया ये SI यूनिट्स का फ्रेंच वर्जन है। इसको कहते हैं फ्रेंच इक्वलेंट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंग्लिश वर्जन है, फुल फॉर्म। SI यूनिट्स का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फ्रेंच में होता है ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स।
So it is based on the following 7 basic units and 2 supplementary units. So we have 7 base or fundamental units. Base और फंडामेंटल यूनिट्स। बच्चों ये जो नीचे टेबल है अब ये भी ओल्ड रिकमेंडेशन हो गया है, इसका एक न्यू रिकमेंडेशन अभी रिलीज़ किया गया है, लेकिन आपकी बुक में अभी यही दिखेगा, इसको ओल्ड रिकमेंडेशंस बोलते हैं। सो वी हैव 7 बेस और 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से होते हैं आप टेबल देखो। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ क्वांटिटी, सेकंड कॉलम नेम ऑफ यूनिट, थर्ड कॉलम सिंबल फॉर यूनिट, फोर्थ कॉलम डायमेंशनल सिंबल। So your first quantity is length, unit is meter, symbol for unit or abbreviation for unit is small m, and dimension symbol capital M. Second quantity is mass, unit kilogram, abbreviation kg, dimension symbol capital M. Third quantity time, unit second, abbreviation small s, dimension symbol capital T. Fourth quantity electric current, unit ampere, symbol for unit capital A, डायमेंशन सिंबल कैपिटल ARI। एग्जामिनेशंस में ये दोनों सिंबल पॉपुलर है, कंपटीशंस के पेपर में आप ये दोनों सिंबल देख सकते हो। फिफ्थ क्वांटिटी इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, यूनिट केल्विन। बेटा यूनिट को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं, भले से ये प्रॉपर नाउन है तो क्या हुआ, लेकिन यूनिट वाले कॉलम में प्रॉपर नाउन को भी स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं। सिंबल फॉर यूनिट कैपिटल के एंड डायमेंशन सिंबल थीटा, ये थीटा है। योर सिक्स क्वांटिटी अमाउंट ऑफ मोल, सॉरी नॉट अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ यूनिट मोल, symbol for unit MOL, dimension symbol is also MOL. 7 quantity luminous intensity, unit candela, symbol for unit small cd, dimension symbol phi. बच्चों they are called 7 base units और 7 fundamental units, और ये सातों के डायमेंशनल सिंबल हो गए, ये उनके यूनिट का एब्रीविएशन हो गया और ये यूनिट का फुल फॉर्म हो गया। तो इनको फंडामेंटल बच्चों क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें किसी भी एक क्वांटिटी को बचे हुए 6 के टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको फंडामेंटल हम लोग कहेंगे, याद रखना। अब इसमें होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिराइव्ड यूनिट्स, दे आर नॉट फंडामेंटल, इनको डिराइव्ड बोलते हैं, ये भी ओल्ड रिकमेंडेशन है। सो वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सो फॉर द प्लेन एंगल यूनिट इज रेडियन, एब्रीविएशन RAD, डायमेंशन सिंबल नील। प्यारे बच्चों ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस 0 0 आते हैं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं होता, थोड़ी देर बाद समझा दूंगा ये डायमेंशन लेस क्यों होता है, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, अभी नहीं। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है, एब्रीविएशन होता है, सॉलिड एंगल इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट इज स्टेरेडियन, एब्रीविएशन SR, ये भी डायमेंशन लेस होता है और ये डिराइव्ड होता है, और इन दोनों का कोई डायमेंशनल सिंबल नहीं होता। थोड़ी देर में मैं इनको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। अब बच्चों क्या है कि ये जो बेस यूनिट्स हैं इनका न्यू रिकमेंडेशन 2008 में रिलीज़ किया है, लेकिन ये जो न्यू रिकमेंडेशन है स्कूल लेवल के बुक में नहीं दिखता, ये इसका कटसी है NIST SP 330 एडिशन, ये मैंने
गूगल पे सर्च किया था, वहाँ सर्च करने पर ये मिल जाएगा आपको भी, NIST SP 330 एडिशन 2008। और उसके कटसी से जो न्यू रिकमेंडेशन है वो थोड़ा नए तरीके से डिफाइन करे गए। सो वी हैव 7 बेस यूनिट्स। क्या चेंज हुआ है न्यू रिकमेंडेशन में, ये आपको समझा रहा हूँ। सो नेम ऑफ क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, क्वांटिटी तो सातों वही है। क्वांटिटी सिंबल, क्वांटिटी का सिंबल एक कॉलम में क्वांटिटी का एक सिंबल रिलीज़ किया गया है। ऊपर वाले रिकमेंडेशन में क्वांटिटी का सिंबल नहीं था। तो लेंथ को LXR एट्सेट्रा से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल m से करते हैं, टाइम को स्मॉल t से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I या स्मॉल I से करते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को कैपिटल T से करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को I सबस्क्रिप्ट V से करते हैं। एक कॉलम ये जुड़ गया। नेम ऑफ यूनिट में कोई चेंज, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, नो चेंज। एब्रीविएशन में देखता हूँ, स्मॉल m kg s, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, केल्विन कैपिटल K, MOL CD। हियर आल्सो नो चेंज। डायमेंशनल सिंबल में देखो बच्चों क्या चेंज हुआ है, L M T I। पिछली बार बच्चों यहाँ पे दो सिंबल बताए गए थे, कैपिटल ARI दो सिंबल थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही सिंबल है। कैपिटल A को हटा दिया, टेम्परेचर थीटा, ये तो वही है बच्चों, इसको चेंज किया गया। पिछले टेबल में ये जो MOL था वही यहाँ पे MOL था, लेकिन अब उसको चेंज करके कैपिटल N किया गया। CD कैंडेला, उसके लिए पहले यहाँ 5 सिंबल था, उसकी जगह पे सिंबल J इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो बदला है और एक नया कॉलम जुड़ गया है। सो दिस इज न्यू रिकमेंडेशन released in 2008 by the organization NIST. Similarly, अच्छा, न्यू रिकमेंडेशन में प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हटा दिया, केवल 7 बेस यूनिट को जारी किया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को यहाँ से हटा दिया। Then we have some derived SI units, courtesy same, NIST SP 330 edition 2008. So this is name of quantity, quantity symbol, name of SI unit, unit symbol this. तुम देखोगे एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल करा गया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं बच्चों। जब एक या एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट सर्टेन पावर रेज करके यूज करे जाते हैं, तो इस तरह से बनने वाला जो यूनिट होता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, और ये ऐसा यूनिट्स कहलाएगा। इस टेबल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें से बहुत सारे बहुत अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा चुके हैं। ये आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, इसके लिए मेरी बुक एक रखनी होगी आपको। बार बार कहता हूँ कि मैं तो पढ़ा के समझा दूँगा, रिवीजन के लिए आपको एक बुक ऑर्डर करके मंगानी होगी। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से करना होगा, कम से कम ये टेबल को लर्न करने का काम आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि ये सारी यूनिट्स किसी न किसी कंपटीशन में पूछी गई हैं। तो ये काम तो आप खुद से करोगे। देखो ये सब डिराइव यूनिट्स कहलाएगा। ये टेबल बहुत लंबी और बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप मेरी बुक से इसको पढ़ लेना और ये बुक अपने टेबल पे खरीद के रख लो। अगर कोई यूनिट या
वो यूनिट 1 से दिखाया गया है। इसका मतलब ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। जहाँ भी टेबल में 1 लिखा होगा प्यारे बच्चों, वो क्वांटिटी यूनिटलेस मानी जाएगी और डायमेंशनलेस मानी जाएगी। ये 1 का मतलब ये हुआ। ये टेबल आप खुद से लर्न करो। बहुत सारी क्वांटिटीज़ इसमें पूछी जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। आपके स्कूल लेवल की बुक में ये टेबल मिलेगा भी नहीं। आप मैच करा लेना, नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। तो मैं इस बुक को लिखने में काफ़ी मेहनत किया हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ को सर्च कर करके अपने बुक में डाला हुआ है। सम डिराइव नॉन एसआई यूनिट्स। अब इस टेबल में जो यूनिट्स हैं वो एसआई ने रेकमेंड नहीं किया है, उसको नॉन एसआई यूनिट बोलते हैं और वो भी कहीं ना कहीं डिराइव्ड है। इसका भी कर्टसी वही है, रिलीज बाय NIST SP 330 एडिशन 2008। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन्स के लिए। लाइक एक्टिविटी, नेम ऑफ यूनिट इज क्यूरी, यूनिट सिंबल कैपिटल CI, वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट 1 क्यूरी इक्वल्स 3.7 इंटू 10 बेकुरल। बेकुरल एक्टिविटी का एसआई यूनिट है, मगर ये जो क्यूरी है बच्चों ये एसआई नहीं है, नॉन एसआई है। इसको ट्रेडिशनल यूनिट भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी एंड 1 क्यूरी इक्वल्स 3.7 इंटू 10 बेकुरल। ये जो बेकुरल है वो एसआई है, तो ट्रेडिशनल यूनिट को एसआई में कन्वर्ट करना यहाँ पे सिखाया गया है। सिमिलरली वी हैव एक्सपोजर, in fact this is radioactive exposure. Rongen, traditional unit, symbol capital R, 1 capital R, 1 Rongen is 2.58 into 10 power minus 4 कूलम पर kg। कूलम पर kg एयर के लिए ये इसकी इतनी वैल्यू होती है। रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ोगे। इस चैप्टर में खाली रटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, बाद में समझ में आएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स इस चैप्टर में यूज हो जाएगी और पूरी फिजिक्स 1 घंटे में सिखाई नहीं जा सकती। तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें रट के काम करो। एब्जॉर्ब डोज, किसी रेडियोएक्टिव रेडिएशन का, किसी भी रेडियोएक्टिव रेडिएशन का जो एब्जॉर्ब डोज होता है उसका नेम ऑफ यूनिट होता है RAD। ऊपर आपने देखा रेडियन को भी RAD लिखा था। ये क्वेश्चन जेईई मेन में 2 बार पूछा गया है। सिंबल सेम होता है बच्चों, RAD है ना, बट ये रेडियन नहीं है, इसको एब्जॉर्ब डोज बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी को बिलोंग करता है। यूनिट का सिंबल RAD। कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कभी कभी स्मॉल RD भी लिखते हैं। 1 RAD इक्वल्स 1 सेंटीग्रे, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीग्रे और 10 पावर माइनस 2 ग्रे। रेडियो एक्टिव डोज इक्वलेंट, नेम ऑफ यूनिट REM, यूनिट सिंबल REM। 1 REM बच्चों ये सीवर्ट होता है, 1 सेंटी सीवर्ट इक्वल्स 10 पावर माइनस 2 सीवर्ट। तो ये भी कॉम्पिटिशन्स के लिए चारों क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ RAD का कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए RD भी चलता है। सिमिलरली ये तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, सम इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस। इसको भी NIST ने जारी किया है 2008 में। ये प्रीफिक्सेस है, ये उनका नेम है, ये उनका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये उसका सिंबल है ना। तो ये सब आप पहले पढ़े होंगे, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। 9th-10th में भी पढ़ाते हैं। डेका का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर 1, सिंबल DA। हेक्टो का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर 2, सिंबल H। प्यारे बच्चों ये सारी प्रीफिक्सेस आप खुद से रिवाइज करो, ये सब काम आप कर सकते हो।
टाइम बचेगा तो मैं थोड़ा टफ चीज़ें आपको सिखा दूंगा, तो आप इस बुक को परचेज कर लो, वहाँ से इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना। ऐसा यूनिट्स हैव सेवरल एडवांटेजेस ओवर अदर सिस्टम्स। ऐसा यूनिट्स का एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ रैशनल सिस्टम, यह है रैशनल सिस्टम। थोड़ा इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब क्या हुआ। दैट इज इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल होती है, एक से अधिक यूनिट इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इन इट जूल इज द यूनिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, एनर्जी कई तरह की होती है, मगर उसका सबका ऐसा यूनिट जूल ही होता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर तरह की एनर्जी के लिए सिर्फ जूल इस्तेमाल होगा। बट इन MKS सिस्टम, ये जो पुराना सिस्टम हो गया, दिस एनर्जीज आर एक्सप्रेस्ड इन जूल। आई मीन मैकेनिकल को जूल में रिप्रेजेंट करते थे, हीट एनर्जी को कैलोरीज में करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाट आवर में रिप्रेजेंट करते थे। तो MKS सिस्टम में हर एनर्जी का अलग अलग यूनिट हुआ करता था। लेकिन SI में क्या हुआ, हर तरह की एनर्जी का एक ही यूनिट है और वो जूल है। इसी मेथड को, इस अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं कि दिस सिस्टम इज रैशनल सिस्टम। ये रैशनल सिस्टम का मतलब यही हुआ बच्चों जो मैंने समझाया। बी पार्ट में बताया गया इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। ऐसा यूनिट्स को कोहेरेंट सिस्टम क्यों कहा गया, इसका मीनिंग समझो। दैट इज all derived units can be obtained simply by multiplying or dividing the fundamental units without introducing any numerical factor। यार बच्चों, जितने भी derived unit हम लोग बनाएंगे वो केवल फंडामेंटल यूनिट को मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई या मेनी टाइम्स डिवाइड करके हम लोग क्रिएट कर लेंगे। किसी न्यूमेरिकल फैक्टर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका मीनिंग हुआ। इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको थोड़ा और समझाऊंगा। सी पार्ट क्या है बच्चों? इन इलेक्ट्रिसिटी द SI यूनिट्स आर द सेम एज द प्रैक्टिकल यूनिट्स। दैट इज SI यूनिट्स फॉर करेंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस आर रिस्पेक्टिवली एम्पियर, वोल्ट, ओम, हेनरी। बहुत पुराने ज़माने में इन चारों क्वांटिटी के लिए ये 4 यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये जो 4 यूनिट बहुत पहले ज़माने से इस्तेमाल हो रहे थे, उन्हीं को ऐसा यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी में उन्हीं चारों को ऐसा यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया जो प्रैक्टिकल यूनिट हुआ करते थे। तो ये इसका एडवांटेज है, यूनिट को बदला नहीं गया, नहीं तो लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती। यूनिट को चेंज कर दिया जाता तो इसको समझने में, लर्न करने में कुछ साल लग जाते। तो सेम टू सेम मेंटेन किया गया। देन डेफिनेशंस ऑफ बेस एंड सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स आर डिफाइंड एज अंडर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मीटर को डिफाइन किया हुआ है 2 तरह से। ये डेफिनेशन तो वैसे कंपटीशंस में नहीं पूछे जाती, तुम नॉलेज के लिए इसको एक बार पढ़ लेना, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मीटर को आखिर डिफाइन कैसे करते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको सेल्फ स्टडी कर लेना, और ये कंपटीशन में डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है। सिमिलरली किलोग्राम का भी डेफिनेशन है, इसको भी आप रीड कर लेना। सेकेंड का डेफिनेशन है, एम्पियर का डेफिनेशन है, केल्विन का भी डेफिनेशन है, मोल का डेफिनेशन है, कैंडेला का डेफिनेशन है,
और ये जो रेडियन होता है प्लेन एंगल, इसका भी डेफिनेशन है। ये तो न्यूमेरिकल्स में इसकी डेफिनेशन जाननी ज़रूरी पड़ेगी, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा। दिस इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। बच्चों, प्लेन एंगल रेडियन में कैसे डिफाइन होता है? लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क अपॉन रेडियस। अगर आप चाहते हो कि 1 रेडियन हो जाए, है ना, तो रेडियस की वैल्यू मीटर में और सर्कुलर आर्क का लेंथ मीटर में सेम अगर मैग्नीट्यूड रहा, मान लो ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो वो जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। अगर किसी सर्कल का रेडियस 10 मीटर है, सर्कुलर आर्क का लेंथ 10 मीटर है, तो जो सर्कुलर आर्क 10 मीटर वाला होगा वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 1 रेडियन करेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो सेंटर पे बनने वाला जो प्लेन एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। सर्कल के सेंटर के अराउंड जो टोटल एंगल होता है, पहले से जानते हो 360 डिग्री होता है। तो बच्चों 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है। 2 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कैसे निकालोगे? 2 पाई से डिवाइड करोगे। पाई 3.14 होता है, 2 पाई से डिवाइड करोगे तो 1 रेडियन आता है 57.3 डिग्री। इसको लर्न कर लो। उसी तरह से स्टेरेडियन के बारे में समझो। स्टेरेडियन, इट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो हाउ टू डिफाइन दिस सॉलिड एंगल? 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere by that area of the surface of the sphere which is equal to the square of the radius of the sphere। प्यारे बच्चों, ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, रेडियन, ये प्लेन एंगल होता है और ये 2 इंक्लाइन लाइन के बीच का एंगल होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Thus the angle in radian is equal to length of circular arc upon radius। अगर किसी सर्कुलर आर्क का लेंथ और सर्कल का रेडियस एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो सेंटर पे बनने वाला जो प्लेन एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। सर्कल के सेंटर के अराउंड जो टोटल एंगल सबटेंड होता है वो आप पहले से जानते हो 360 डिग्री होता है। बच्चों, रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है, तो अगर 2 पाई से डिवाइड कर दूँ, पाई 3.14 होता है, 2 पाई से डिवाइड करोगे 1 रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री आती है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of a sphere by that area of the sphere, that area of the surface of the sphere which is equal to the square of the radius of the sphere। प्यारे बच्चों, ये जो स्टेरेडियन होता है, तो स्टेरेडियन का सिंबल डेल्टा ओमेगा होता है। डेल्टा ओमेगा इक्वल्स स्फेरिकल सरफेस एरिया डेल्टा ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ रेडियस। फिर से समझो, स्टेरेडियन स्फीयर के सरफेस पे कोई एरिया है डेल्टा ए, और वो डेल्टा ए स्फीयर के सेंटर पे स्टेरेडियन में जो एंगल बनाता है वो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा होता है।
फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा इक्वल्स डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा जो होगा स्टेरेडियन में होगा, डेल्टा ए स्फेरिकल सरफेस एरिया होगा और आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा। अगर डेल्टा ए और आर स्क्वायर इक्वल हो जाए तो सेंटर पे बनने वाला सॉलिड एंगल 1 स्टेरेडियन होगा। कुछ चीज़ें मैं और बता रहा हूँ। द होल सरफेस ऑफ द स्फीयर, whole surface of the sphere subtends an angle of 4 pi at the center। स्फीयर का जो कंप्लीट राउंड सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर के सेंटर पे 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसको लिखा जाता है कि 1 स्फीयर इक्वल्स 4 पाई स्टेरेडियन। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करी जाए तो आता है 12.57 स्टेरेडियन। किस तरह से स्टेरेडियन और रेडियन को डिफाइन करते हैं? हमें आपको सम डिराइव्ड एसआई यूनिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सम डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, ये बहुत ईजी है, समझ लोगे क्योंकि ये 9th-10th में भी पढ़ती हो। वॉल्यूम का सिंपल फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इज मीटर, ब्रेड्थ इज मीटर, हाइट इज मीटर। बच्चों ये आता है मीटर क्यूब, शॉर्ट फॉर्म एम क्यूब। तो वॉल्यूम का डिराइव्ड एसआई यूनिट क्या हुआ? मीटर क्यूब हुआ। बच्चों ये डिराइव्ड क्यों बोलोगे? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट पर पावर चढ़ाया गया है, 3 पावर रेज करा गया है, इसलिए आप इसको डिराइव्ड बोलोगे। अगर 3 की जगह पे 1 होता तो मीटर फंडामेंटल होता। इन कोई भी जब पावर रेज कर दिया जाता है तो ये यूनिट डिराइव्ड कही जाती है। सिमिलरली डेंसिटी, दिस इज मास ओवर वॉल्यूम। सो मास इज केजी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो डिवाइड करने पर इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा? केजी पर क्यूबिक मीटर। सिमिलरली वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, so this is meter per second. Similarly acceleration, change in velocity divided by time. तो change in velocity is meter per second, time is second, comes out meter per second square. इसको देख के लगता होगा कि ये डिराइव्ड कहलाएगा। डिराइव्ड यूनिट बच्चों क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक से अधिक फंडामेंटल यूनिट इस्तेमाल है और उन पे सर्टेन पावर भी रेस करा गया है, इसलिए इसको डिराइव करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, मास फॉर केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को 1 न्यूटन भी कहा जाता है। शॉर्ट में 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन। बच्चों जब आप न्यूटन यूनिट लिखोगे न्यूमेरिकल्स में स्मॉल एन लिखोगे, जबकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब इसको यूनिट के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो स्मॉल एन लिखोगे, और अगर एब्रीविएशन लिखना हुआ तो कैपिटल एन लिखोगे। केयर करना है इसको। एब्रीविएशन लिखना होगा तो कैपिटल एन, फुल फॉर्म लिखना होगा तो स्मॉल एन। एंड 1 न्यूटन इक्वल्स 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद होगा प्रेशर। यू नो फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अभी अभी ऊपर आपने देखा न्यूटन था, एरिया था मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। पास्कल बच्चों लिखोगे तो स्मॉल पी से लिखोगे। एब्रीविएशन देना होगा कैपिटल पी स्मॉल ए लिखोगे। एंड 1 पास्कल, दिस इज ऐसा यूनिट, also equal to 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
Similarly, work, you know this, force into displacement. Force is Newton, displacement is मीटर, न्यूटन मीटर। इसको जूल भी लिखा जाता है, तो 1 जूल इक्वल्स 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन को फंडामेंटल में लिख दो तो कुछ ऐसा आएगा। देन वी हैव अनदर क्वांटिटी पावर। पावर इक्वल्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क is joule, time is second, it should be joule per second. SI unit of power is also called watt, abbreviation capital W। देखो SI ये भी कहलाता है और SI ये भी कहलाता है, ये दोनों को SI बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ये हो गया तो ये SI नहीं हुआ, both are SI and they are numerically equal। Similarly we have torque, force into perpendicular distance of line of action from axis of rotation, F into D, therefore SI unit is न्यूटन मीटर। बच्चों टॉर्क और वर्क का अब देखो फर्क है। टॉर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है लेकिन जूल नहीं होता। वो थोड़ा उसका रीजन है कि जब वेक्टर पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि टॉर्क वेक्टर है और वर्क स्केलर है, इसलिए टॉर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर तो माना गया है लेकिन टॉर्क का SI यूनिट जूल नहीं माना गया है। जूल लिख दिया जाए तो तुमको वर्क से कंफ्यूजन हो जाएगा। किसको याद रखना, टॉर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर होगा, जूल नहीं होगा। इम्पल्स होता है बच्चों एवरेज इम्पल्सिव फोर्स इनटू टाइम ऑफ एक्शन, डेल्टा डी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी को चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो यहाँ से निकालोगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा और यहाँ से निकालोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। सो बोथ आर SI यूनिट फॉर इम्पल्स। Similarly we have stress or pressure or Young's modulus or bulk modulus और shear modulus। ये सारी क्वांटिटी इलास्टिसिटी के चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। अभी बच्चों इसको डिटेल में समझाना मुश्किल है क्योंकि जो चीज़ें आप 6 महीने पढ़ोगे उसको 1 घंटे में नहीं सिखाया जा सकता। आप इसको लर्न करके काम चला लो और इन सारी क्वांटिटीज़ का SI यूनिट वही होता है जो प्रेशर का होता है, आई मीन पास्कल। सरफेस टेंशन भी आप किसी फ्लूइड की प्रॉपर्टी में पढ़ोगे, सरफेस टेंशन भी बाद में पढ़ोगे। फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इस चैप्टर में लर्न करके काम करो। यहाँ से यूनिट बनता है न्यूटन पर मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी बाद में ही पढ़ोगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पढ़ोगे तुम। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिंबल ईटा, ग्रीक अल्फ़ाबेट, फार्मूला एफ डेल्टा वाई अपॉन ए डेल्टा वी। मैं केवल इसका मीनिंग बता रहा हूँ, ये पूरी चीज़ आज समझ नहीं आएगी। ये फोर्स, ये है हाइट, ये है सरफेस एरिया, ये है चेंज इन वेलोसिटी। इन सब की यूनिट यहाँ ला के रख दो तो सब कैंसिल वैंसिल हो के मिलेगा। ऐसा यूनिट मिलेगा पास्कल इंटू सेकेंड। पास्कल इंटू सेकेंड को न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं और न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं। स्पेसिफिक हीट स्मॉल सी, इसको तो कुछ बोर्ड में इसको पढ़ाया जाता है। CBSE वाले बच्चे कहते हैं कि हमको नहीं पढ़ाया जाता है 9-10 में। बाकी बोर्ड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाती हैं। सिंबल स्मॉल सी होता है, फार्मूला होता है Q अपॉन M डेल्टा थीटा। बच्चों ये होता है हीट एनर्जी, ये होता है मास,
ये होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब तीनों का यूनिट पुट करोगे तो आता है जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा यूनिट। एक होता है हीट कैपेसिटी एमसी, ये वाला स्मॉल सी, या फिर कैपिटल सी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q बाई डेल्टा थीटा। ये होता है हीट एनर्जी, ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, जैसा यूनिट आता है जूल पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैपिटल एल, फॉर्मूला Q बाई एम। ये होता है हीट एनर्जी, ये होता है मास, यूनिट रखोगे तो आएगा जूल पर केजी। फिर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो वहाँ से कैपिटल जी का फॉर्मूला आता है Fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू F फॉर फोर्स, R फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट masses and m1 m2 आर masses ऑफ पॉइंट masses। सबकी यूनिट पुट करोगे तो इसका ऐसा यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Similarly, we have universal gas constant abbreviation capital R। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसका ऐसा यूनिट आता है जूल पर मोल पर केल्विन। फार्मूले को रट लो, जूल पर मोल पर केल्विन। ये चीज़ें आप इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, स्ट्रेन, रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड में पढ़ोगे, मैक नंबर साउंड में पढ़ोगे, साउंड लेवल एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। ये जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये सब के सब डायमेंशनलेस होती हैं। ऑल आर यूनिटलेस, ये सब के सब यूनिटलेस भी होते हैं। मगर प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वांटिटी है साउंड लेवल, जो डायमेंशनलेस होने के बावजूद भी यूनिटलेस नहीं होती। साउंड लेवल का यूनिट होता है डेसिबल और बेल। डेसिबल और बेल इसका यूनिट होता है। बाकी स्ट्रेन डायमेंशनलेस यूनिटलेस, रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस यूनिटलेस, मैक नंबर यूनिटलेस डायमेंशनलेस एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मीनिंग हुआ बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, उन सबको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप जानते हो दो लेंथ का रेशियो होता है, ये यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे हीट वाले चैप्टर में। थर्मल कंडक्टिविटी कैपिटल के फार्मूला है QL अपॉन T कैपिटल A डेल्टा थीटा। तो मैं सिर्फ इनका मीनिंग बता दे रहा हूँ। Q फॉर हीट एनर्जी, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो इन सबका ऐसा यूनिट पुट कर डालोगे, कैपिटल K का ऐसा यूनिट आता है वाट पर मीटर पर केल्विन। तो ये तो मैंने आपको ऐसा यूनिट निकालना सिखा दिया। उसके बाद बच्चों होता है सम ट्रेडिशनल यूनिट्स। ये जो ट्रेडिशनल यूनिट होते हैं ये SI नहीं होते, ये सब बहुत पुराने यूनिट हैं। इनका न्यूमेरिकल वैल्यू और इनका डेफिनेशन आप सेल्फ स्टडी कर लेना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ये मैं आपको होम असाइनमेंट देता हूँ, इस वाले पार्ट को खुद से करो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, लाइट ईयर LY, पैरालैक्टिक सेकेंड और पारसेक PC, एक्सरे यूनिट और XU, यार्ड, यार्ड को हिंदी में गज बोलते हैं, 1 फुट, 1 मीटर, 1 माइक्रोन, 1 फर्मी, 1 आंगस्ट्रॉम, 1 बॉर्न, 1 शेक, 1 हेक्टेयर, 1 बार, 1 टॉर, 1 माइल, 1 ATM प्रेशर, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, 1 क्यूरी, ये तो ऊपर बता चुका हूँ, ये रदरफोर्ड होता है,
कैपिटल और स्मॉल ड्यूवन रदरफोर्ड, एक्टिविटी का यूनिट होगा 10⁶ बेकुरल। मैक नंबर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन दोनों का रेशियो मैक नंबर होता है। सो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी होने की वजह से ये यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। फिर होता है साउंड लेवल। साउंड लेवल को डिफाइन किया गया है 10 इंटू लॉगरिथम ऑफ I/I0 टू द बेस 10। जब ये फॉर्मूला साउंड लेवल में इस्तेमाल होगा तो ये डेसिबल में आता है। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिबल में आता है, शॉर्ट में dB लिखते हैं। I0 को बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब होता है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर एट 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर नॉर्मल ह्यूमन ईयर। और दो इंटेंसिटी का रेशियो होगा तो ये यूनिटलेस होगी, डायमेंशनलेस होगी, मगर लॉग लेकर 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो क्वांटिटी बनती है ये डायमेंशनलेस तो होती है मगर ये यूनिटलेस नहीं होती, इसका यूनिट होता है डेसिबल। बच्चों इसको मैं रफ लैंग्वेज में समझा दूँ। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक इंसान जिसका कान ठीक से काम करता है, वो 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है अगर उस साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर होगी। तो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर एक ऐसे साउंड को कभी नहीं सुन पाता है जिसका इंटेंसिटी इससे कम होगा। साउंड की इंटेंसिटी अगर इस क्वांटिटी से कम होगा तो एक नॉर्मल ही इंसान उसको नहीं सुन पाएगा। लेकिन साउंड की इंटेंसिटी अगर इतना है या इससे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है तो इससे अधिक इंटेंसिटी के साउंड को वो सुन पाएगा। तो ये जो मिनिमम ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी है, मिनिमम ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी, उसी को कहते हैं I0। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। एक कोई नॉर्मल साउंड है जिसका इंटेंसिटी आई है और नॉर्मल साउंड की साउंड लेवल किसी ने पूछा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो। जो नॉर्मल इंटेंसिटी है, जैसे कुत्ते का भौंकना, बार्किंग ऑफ डॉग, एक कुत्ता भौंक रहा है तो एक सेंसर इस्तेमाल करो, उससे उसके भौंकने की इंटेंसिटी पता करो, उसको I0 से डिवाइड करो, फिर लॉग ले लो 10 बेस पर, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो भौंकते हुए कुत्ते का साउंड लेवल डेसिबल में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इतनी क्वांटिटीज़ मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस। आज मैं बेसिक ही बताते रह गया, इस टॉपिक तक पहुंच ही नहीं पाया। तो अगले एपिसोड में आपको मैं डायमेंशनल एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल अप्रोच है और जो डेफिनेशन है वो अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए अगले एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहना। और अगले एपिसोड में मैं डायमेंशनल एनालिसिस बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे और न्यूमेरिकल्स कंपटीशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उसको समझने के लिए आप मेरे साथ अगले एपिसोड में बने रहिएगा। सो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड विश यू गुड डे। सी यू अगेन।